नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 21 अगस्त 2025। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए भाई, जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं आप अपना आंसर मिला लीजिए कि सेंटर में आपने जो आंसर किया वो सही है या गलत है। और हाँ, जिनका पेपर बाकी है उनके लिए साथियों मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग उनको जरूर लगाइए। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आज भी कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसने बच्चों को धो डाला है, मतलब कि बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेखा जोखा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर आपका 86वां संविधान संशोधन हो जाता, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये था कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का संबंध किससे है, तो भाई 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार से। देखिए ये जो है ना अनुच्छेद 21 ए में उल्लेखित है, यानी 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसी के तहत इसको अनुच्छेद 21 का ए में जोड़ा गया था। आगे एक क्वेश्चन था किस विटामिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था। तो भाई देखिए, प्रोटीन की बात करें ना तो कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन अलग पोषक तत्व है, विटामिन अलग पोषक तत्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाता, ठीक है। और दो बच्चे ने जो एक जो क्वेश्चन ऐसे भेजे गया था मेरे पास कि इनमें से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो अगर आपके ऑप्शन में यक्षगान रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। यक्षगान के अलावा डोलू कुनीथा, बीरगासो, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लंबी, ये सभी कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। और अगर डायरेक्ट आपसे पूछा था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको कर्नाटक आंसर करना था। देखिए एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से कि कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं साथियों, ताकि बचे हुए समय में आप जो है बाकी के सब्जेक्टों का रिविजन कर पाओ। तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। देखिए, एक ही एप्लीकेशन या ब्राउजर विंडो में खुले हुए टैब के बीच स्विच करने के लिए, ठीक है। ब्राउजर विंडो में खुले हुए टैब के बीच स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ ये पूछा था, कहाँ आयोजित हुआ। तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट 2025 युद्धाभ्यास जो है ना, ये मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था साथियों। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो मंगोलिया के उलान बटार में। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है, याद रखना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय ये किस शताब्दी में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए जो भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो ये भारत में महान धार्मिक उथल पुथल और बौद्धिक विकास का काल था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी कौन सी है। तो भाई देखिए जो उग्रवादी नेता हुआ करते थे साथियों, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनमें तिकड़ी, उग्रवादी सेना नेताओं की तिकड़ी किसको कहा जाता था, तो लाल, बाल और पाल को, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये तीन खास तौर पे जो है ना, ये तीन खास तौर पे उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी कही जाती थी। इसमें अरविंद घोष भी शामिल थे, बाद में याद रखना। लेकिन तीन तिकड़ी पूछा था तो लाल, बाल और पाल करेक्ट आंसर हो जाता, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एक क्वेश्चन था 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत किसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। देखिए इसका करेक्ट आंसर MT वासुदेवन नायर आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो भाई भारत में ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको चुनना था। देखिए, भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, पहचान सत्यापन में सुधार करना और आव्रजन प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ई पासपोर्ट में एक चिप होती है जिसमें बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित होती है, जिससे कि जालसाजी से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ये हार्ड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर मामलों के निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश किसने दिया? तो भाई असम पुलिस पर जो 171 कथित फर्जी एनकाउंटर मामला मतलब कि 171 कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला आया था, उसका निष्पक्ष और गहन जांच का आदेश किसने दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में मानव अधिकार आयोग को निष्पक्ष जांच करने के लिए आदेश दिए थे। तो मानव अधिकार आयोग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता आपका। अगर आपके ऑप्शन में मानव अधिकार आयोग था तो वही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार आयोग को ही यह आदेश दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना 1772 में हुई थी। तो आपका ना 1722 ईस्वी में ना 1722 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया था, जब उन्हें मुगल साम्राज्य द्वारा अवध का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? भाई बिल्कुल सुपर फास्ट आ रहे हैं साथियों क्वेश्चंस, बिल्कुल फटाफट आपको निपटा देंगे सारे क्वेश्चंस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन था। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 2005 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, केरल में फूली हुई बौछार, ठीक है, यानी ब्लॉसम सोवर की खेती माफ करना, केरल में फूली हुई बौछार की खेती किस खेती से संबंधित है ना, किस खेती से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आपका कॉफ़ी हो जाता, कॉफ़ी, है ना। देखिए, केरल में फूली हुई बौछार यानी ब्लॉसम शोवर कहा जाने वाला प्री मानसून वर्षा कॉफ़ी की खेती से संबंधित है। तो भाई कॉफ़ी आपके ऑप्शन में था, वही आपको टिक करना था, वही इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, राइटर एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई राइटर एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होता मोहम्मद सलाह को। मोहम्मद सलाह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े थे? यह आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। हालांकि मैं एमजी रनाडे जिन जिन चीज़ों से मुख्य रूप से जुड़े थे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इनमें से अगर कोई भी आपको ऑप्शन में था इस क्वेश्चन में तो वही आपका आंसर होता। देखिए, एमजी रनाडे ने अपने जीवन काल में उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा, प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार की अपनी विचारधारा पर आधारित बॉम्बे एंग्लो मराठी दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया था। साथियों इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार किस पर लागू होता है? यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था, जो कि भारत के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है। अब ये ऑप्शन के अनुसार जो भी लोक प्राधिकार आपको दिए हुए थे वही आपको चुनना था। आगे देखिए, क्वेश्चन एक था, डीजी पिन का संबंध किससे है? तो भाई डीजी पिन का संबंध जो है ये डाक सेवा से है। डाक सेवा आपके ऑप्शन में भी था, वही आपका आंसर होता। डीजी पिन का संबंध किससे है? तो भाई डाक सेवा से। डाक सेवा जो है यहाँ आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्थायी चारागाह और चरागर भूमि किसके अंतर्गत आती है? अगर आपके ऑप्शन में भूमि उपयोग दिया हुआ था तो वो आंसर होता, और अगर भूमि उपयोग ऑप्शन में नहीं था, ग्राम पंचायत आपके ऑप्शन में था, तो ग्राम पंचायत आपका आंसर हो जाता। कमेंट बॉक्स में बताना ऑप्शन में क्या था। देखिए, स्थायी चारागाह और चरागाह भूमि भूमि उपयोग के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो साथियों देखिए, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाता। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। याद रखना, डाउट है ये क्वेश्चन था या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भाई देखिएगा, ज़्यादातर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, या फिर अम्लीय वर्षा अगर पूछा था कि अम्लीय वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लेटेराइट मिट्टी ही हो जाता। ठीक है, ज़्यादा वर्षा वाले या अम्लीय वर्षा वाले या फिर कौन सी मिट्टी है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, उसमें लेटेराइट मिट्टी ही आपका आंसर होता। देखिए, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों पर आमतौर पर लेटेराइट मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी पाई जाती है। एक क्वेश्चन पिट्स इंडिया एक्ट से था कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में प्रभावी हुआ था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया इसके अंतर्गत, और भारत में दोहरी सरकार की नींव रखी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोहरी सरकार की नींव रखी। आगे देखिए, क्वेश्चन था, कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में कौन सा उच्च पद होता है? तो भाई अगर देखो, कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में पूछा था तो मंत्री परिषद ही जो है इसमें ये उच्च होता है इसमें। ठीक है, और अगर पद पूछा था कि इन दोनों में कौन सा पद सर्वोच्च होता है, तो प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च होता है, जो कि कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है साथियों। आगे देखिए, एक क्वेश्चन, बौद्ध के काल के समय में कौन सी भाषा अंत की ओर थी? तो गौतम बुद्ध या बौद्ध काल के समय जो है ना, पाली भाषा अंत की ओर थी। तो पाली भाषा अगर आपके ऑप्शन में था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, बौद्ध धर्म के शुरुआती ग्रंथों जैसे कि त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह भाषा धीरे धीरे कम उपयोग में आने लगी। और अगर ये हरित क्रांति वाले क्वेश्चंस पे डाउट है, था या नहीं, आप लोग बताना। ठीक है, हरित क्रांति के तहत किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर गेहूं और चावल हो जाता। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन जी ने की थी साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश है, यानी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस BR गवाई। तो जस्टिस BR गवाई इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, जो कि मई 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो भाई उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना साथियों, उनका स्थानांतरण कौन करता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया कौन सी मिट्टी है जो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो इसमें आपका लेटेराइट मिट्टी आपका हो जाता। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी इसका करेक्ट आंसर आपका 100% हो जाता साथियों। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चंस। देखिए, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलेटिव है। रीजनिंग बिल्कुल इजी है, आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे रीजनिंग का। और देखिए, जीके जीएस की बात करें तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों। जो एनालिसिस वाले क्लासेस देख रहे हैं शुरू से, उनके लिए ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होना शुरू हो गया और आगे भी रिपीट होगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि रिपीट होगा। ठीक है, तो जीके जीएस में तो हार्ड है, लेकिन रीजनिंग आपका इजी है, 30 में 30 बनने लायक है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है और जीके जीएस हार्ड लेवल के हैं। तो मैं जितने भी जीके जीएस के सेट्स आपको करवाया हूँ, देखो प्लेलिस्ट में जाकर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके जो प्लेलिस्ट है, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे देख डालो। और जो मैं डेली करवा रहा हूँ, जैसे कल भी एक पूरे 100 क्वेश्चंस का क्लास करवाया है, जिसमें करेंट अफेयर्स और जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन है, उसको अभी जाकर आप लोग देख लेना। तो साथियों, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।